हाँ तो बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि इंट्रोडक्शन में आप लोग पढ़े थे, ह्यूमन हार्ट पढ़े थे, तो चैप्टर था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन था। तो हल्का फुल्का नॉलेज बस लिए थे हम लोग कहाँ पे, हार्ट का। तो अब यहाँ पे हम आते हैं शुरू से। ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड पढ़ लेंगे ना, तो ह्यूमन ब्लड पढ़ने के बाद ही अब जो चलेगा वो चलेगा हार्ट के बाद। तो थोड़ा क्या पूरा ही पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन ब्लड जो है। तो इसके कितने जो ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसके दो पार्ट होते हैं। क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। कितना, 55%। ब्लड कार्टिकल्स कितने पाए जाते हैं, 40। या तो आप लोग बोलते हैं ना ब्लड सेल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लाज्मा 55, ब्लड कार्टिकल्स 45%। अब देख, थोड़ा बेसिक जान जाओ कि डेंसिटी कितनी होती है ब्लड की, 1.04 से लेकर 1.06। इसको याद नहीं करना, बस केवल एक नज़र देख लो। और नेचर कैसा होता है, तो कहोगे हल्का क्षारीय होता है या एल्कलीन, जिसका पीएच कितना होता है, 7.3 से लेकर 7.5 तक होता है। क्लियर। और ओरिजिन हमने बताया है कि जितने भी ऑर्गन्स हो या लिक्विड हो, वह एक दूसरे से अगर कनेक्ट करा रहे हैं, जैसे देखो ब्लड है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करवाता है, तो इसकी जो ओरिजिन है मेजोडर्म से, विदाउट एनी एक्सेप्शन। आप लोग क्या बोलोगे कि जितने भी ऑर्गन थे, जो जैसे हमने हार्ट में बताया था ना कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, तो आप लोग बताए थे कि मेजोडर्म से। क्लियर। ठीक इसी प्रकार इसकी ब्लड की ओरिजिन कहाँ से हो रही है, मेजोडर्म। ये क्लियर हुआ। अब देखो, अब प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कितना, 55%। प्लाज्मा क्या है, एलो। एलो है, एलो, एल्कलीन इन नेचर, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखने जैसा। और क्या है, नॉन लिविंग इंट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, मतलब वह पदार्थ है जो कि येलो का स्लाइटली येलो। हालांकि एनसीईआरटी जो बोलती है वो येलो नहीं बोलती, वह बोलती है चॉकलेटी, नियर अबव चॉकलेटी बोलती है। एल्कलीन हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, नॉन लिविंग हो गया, इंटर सेलुलर क्या है, इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब देखो प्लाज्मा में जो है वह 90% क्या होता है, अगर आप प्लाज्मा देखेंगे तो उसमें 91% वाटर होता है। हालांकि एनसीईआरटी यहाँ पे बोलती है, देखो यहाँ पे बोलती है 90 से 92 बोलती है। ठीक है। हालांकि हम लोग चलेंगे उसी के आधार पर 90 से 92। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि और जो 9% पार्ट बचा वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस और ऑर्गेनिक। मतलब जो प्लाज्मा बना होता है वह उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा जो प्लाज्मा होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, वाटर होता है। बहुत कम मात्रा में इनऑर्गेनिक मटेरियल और ऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक में जैसे क्या होता है, जैसे देखो सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गए, क्लोरीन आयन हो गए। तो यह मतलब आयोडीन भी आएगा, जितने भी आयन्स हो। तो कह रहा है इत्यादि। फिर कह रहा है कि ऑल आर आयनिक इन नेचर, मतलब ये किस नेचर के हैं, या तो पॉजिटिव या, देखो आयन उनको बोलते हैं जिस जिस एटम के ऊपर प्लस या नेगेटिव चार्ज होता है, इसको आयन बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये जो सभी हैं वह किस रूप में है, आयनिक नेचर में है। तो इसके आधार पे जो प्लाज्मा होता है वह क्या है, बेस। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये जो एल्केलिन बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, इसलिए कि ये जो सभी मटेरियल है, जैसे देखो होता क्या है कि इस समय जो नीट का क्वेश्चन तो ऐसा रीजन पे आता है। अगर ये बोल दिया कि हाँ एल्केलिन नेचर का है, बट रीजन में बोल दिया ड्यू टू द ऑल एटम्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनिक, सो दिस नेचर आर बेसिक। ये तो सही, बोथ आर क्लियर, सही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि इतने सारे मटेरियल पाए जाते हैं। देखो बेसिक तो बातें समझ में आ गई। अब देखो सोडियम क्लोराइड भी पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड हो गया, और आपका हो गया ग्लूकोज हो गया। मतलब जितने भी मटेरियल जो ग्लूकोज हो गए, फास्फेट हो गए, सल्फेट हो गए, फास्फेट हो गए, सल्फेट भी जितने भी हैं ये किस रूप में, इनऑर्गेनिक। आपको माइंड में बस सेट ये करना है, इनऑर्गेनिक जो प्लाज्मा बना है 91% या एनसीईआरटी के थ्रू 90 से 92% जो होते हैं क्या होते हैं, वाटर। क्लियर। और जो इनऑर्गेनिक जो होते हैं, जो आपका बताया कि 9% जो है वो
इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है। तो क्या है, इनऑर्गेनिक में आप लोग समझे सोडियम, ये सब आयंस हो गए। क्लियर। अब हम लोग आते हैं कि इस पे ऑर्गेनिक पे, बोला ना इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। तो देखो इसमें ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वह आएगा आपका, क्या आएगा, प्लाज्मा प्रोटीन। क्लियर। प्लाज्मा प्रोटीन आएगा। अब प्लाज्मा प्रोटीन बोलता है, ये बोल रहा है कि नियर अबाउट, ये मान के चलो कि यह 6 से 8% तक इसके आधार पे हम चल रहे हैं, एनसीईआरटी के आधार पे चल रहे हैं कि मतलब कि ये कह रहा है 6 से 8% तक क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन। क्लियर। उसमें प्लाज्मा प्रोटीन में क्या क्या है, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्राम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये 4 क्लियर हुआ। तो अब हम लोग आते हैं पहले वाले पे, एल्बुमिन। देखो एल्बुमिन होती है सबसे छोटी पर ज्यादा मात्रा में, है ना। ये देखो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बट लार्जेस्ट एंड फॉर्म्ड फ्रॉम लीवर। ये बनती कहाँ पे है, तो आप बताओगे कहाँ पे बनती है, लीवर में बनती है। और देखो डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये जो एल्बुमिन है यह किसको किसको कहाँ से कहाँ तक पहुंचाती है, तो क्या किसको पहुंचाती है, देखो डिस्ट्रीब्यूटेड करती है, कैल्शियम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। और नेक्स्ट क्या है, हार्मोन्स को पहुंचाती है। और आप लोग जैसे मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं तो होता है ना कि पैर में दर्द हो रहा है, तो पैरासीटामॉल माउथ से इनस वहां तक, माउथ से लेकर पैर तक जाएगा, कैसे जाने का जो साधन है वह साधन आपके पास क्या है, एल्बुमिन। क्लियर। तो मेडिसिन हो गया, हार्मोन हो गया, कैल्शियम हो गया, जो भी मटेरियल है यह कहाँ पे पहुंचे, कौन पहुंचा, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एल्बुमिन। अब देखो मेंटेनेंस ऑस्मोटिक प्रेशर। आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को हालांकि जब हम पढ़ाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी तब उसमें बहुत अच्छे से क्लियर समझ में, तो फिलहाल ऐसे समझ लो, इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है तो देखेंगे दिन के समय कुछ प्लांट की जो प्लांट है ना उनकी पत्तियां थोड़ा सा मुरझा जाती है, श्रिंक हो जाती है। लेकिन जैसे ही शाम होने वाली होती है तो क्या होता है कि वह फुल डेवलप, मतलब कि अच्छे से तैयार हो जाती है। मतलब ये होता है ना कि वाटर की थोड़ी सी कमी होती है। और हाँ, ऐसा नहीं कि दिन के समय अगर आपको वाटर बढ़िया से उसको दे रहे हो आप, तो कोई भी पौधा हो वह उसकी जो पत्तियां मेंटेनेंस रहेंगी। ऑस्मोटिक प्रेशर यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लीफ के अंदर का जो प्रेशर वो मेंटेन किया। तो यह क्या है कि यह हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑस्मोटिक बैलेंस बनाती है, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ट्रांसपोर्टेड सबस्टेंस, तो यह इसका काम है। अब देखते हैं, ये हो एल्बुमिन समझ में आया, एल्बुमिन बस यही, बस आप लोग इसको देख लेना समझ में आ जाएगा। अब देखो सेकंड पढ़ते हैं ग्लोब्यूलिन। ये भी कहाँ से बन रही, फॉर्म्ड फ्रॉम लीवर। ये भी बन रही कहाँ से, लीवर से बन रही है। और ग्लोब्यूलिन्स का जो ग्लोब्यूलिन्स है इनका मेन काम जो होता है डिफेंस मैकेनिज्म। बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जैसे ही हमारे शरीर के अंदर अटैक करते हैं वह क्या हो जाए, वह क्या, उसी को हम लोग कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, उससे बचाने के लिए। तो जैसे देख लो क्यों क्यों डिफेंस मैकेनिज्म, बिकॉज सम immunoglobulins are immune system known as गामा ग्लोब्यूलिन्स, मतलब गामा ग्लोब्यूलिन्स को इम्यून सिस्टम में वर्क कर रही है, इसीलिए डिफेंस मैकेनिज्म। इसी को बोलते हो एंटीबॉडी प्रोटीन बोलते हैं। इसी का मतलब कि गामा ग्लोब्यूलिन्स को बोला जाता है एंटीबॉडी प्रोटीन। क्लियर। अब देखो प्रोथ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन जो है वह, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन ये दोनों जो होते हैं बोथ कोगुलेटिंग एजेंट। चोट चोट लग जाती है तो ब्लड के अंदर ब्लड के क्लाटिंग होने का जो कारण होता है वह प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन सॉरी। अब देखो अगर ये दोनों ना, या इन दोनों ये एब्सेंट पाए जा रहे हैं तो उसको बोला जाएगा सीरम। कह रहा है कि प्लाज्मा विदाउट द क्लाटिंग फैक्टर, मतलब क्लाटिंग फैक्टर कितने कितने हैं, प्रोथ्राम्बिन है, फाइब्रिनोजन, अगर ये नहीं पाए जाएंगे तो इनको बोला जाता है क्या, सीरम। पता है बेटा ये फ्रॉग में होता है, याद रखना ये फ्रॉग में होता है। आप लोग देखे होंगे एक्सीडेंटली रूप से आप बाइक या फोर व्हीलर से जा रहा है मेढक, तो दब जाने के बाद ब्लड जब निकलता तो रुकता नहीं है उनका, वह कंटिन्यूसली फ्लोइंग होता रहता है। तो अगर किसी को, अगर कोई ह्यूमन है या मेल है या फीमेल है, अगर इसकी कमी हुई, आगे बताएंगे आता भी है, तो कि प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन की कमी हुई तो ब्लड क्लॉटिंग का पीरियड बढ़ जाता है, मतलब कि जल्दी जमता नहीं,
अब देखो, अब तो हम लोग ये पढ़ें, हालांकि चारों ये पढ़ लिए, थोड़ा सा ये जानो कि जो ह्यूमन ब्लड होता है उसमें अब्सेंट दिख रहा है जी, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो देखो अब्सेंट क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है ह्यूमन वाले, लेकिन फ्रॉग वाले में प्रेजेंट होता है, ठीक। और यह जो इसका जो शेप होता है बाई कानकेव होता है, बाई कानकेव। थोड़ा सा आप लोग हिंदी देख लीजिएगा, इसकी हिंदी शायद उभया करके कुछ है, याद नहीं हमको, इसकी हिंदी देख लेना। तो इसका इसमें अब्सेंट क्या होता है, न्यूक्लियस, और शेप कैसा होता है, बाई कानकेव होता है। और फ्रॉग का जो होता है ना, ओवल शेप होता है। प्रेजेंट न्यूक्लियस, प्रेजेंट न्यूक्लियस, ओवल शेप। हाँ, थोड़ा सा कि इन जो फ्रॉग होता है वह जो रिस्पायरेशन करता है वह स्किन के द्वारा करता है, और क्या करता है, लंग्स के थ्रू करता है। लेकिन जब लार्वल स्टेज स्टेज में होता है, जानते रहो ये, हालांकि यह दिया नहीं है सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन बनाता है, ये बना लेता है। तो क्या करता है, जब ये लार्वल स्टेज में फ्रॉग रहता है ना, तो गिल्स पाए, जिसे मछली देखे हैं ना आप लोग, तो फिश में क्या होता है, वह इंस्पायरेशन कैसे करती है, गिल्स के थ्रू। लेकिन जो फ्रॉग है ना, वह टेडपोल स्टेज में जब रहता है, जैसे मैं टेडपोल, जैसे मैं बताऊं आप लोगों को कि हार्मोन में मैं पढ़ा रहा था थायरॉक्सिन, ये जो थायराइड ग्लैंड है उससे एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन। उसमें हमने बताया था कि अगर उस वाटर में जहाँ पे इनके लार्वा है, अगर आयोडीन नहीं रहेगी, ऑल टाइम जो इनका टेडपोल है, मतलब इनके जो बच्चे मछली के फॉर्म में रहेंगे, कभी भी मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाए। तो ये कहने का ये मतलब था कि ये जो रिस्पायरेशन कर रहा है किसके स्किन के द्वारा कर रहा है, लंग्स के द्वारा कर रहा है। टेडपोल जो मतलब इसका जो लार्वा है वह गिल्स के थ्रू। लेकिन एडल्ट जब हो जाता है ना, एडल्ट जब होता है फ्रॉग ना, तो क्या होता है ना कि एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लेता है, और इट इज कन्वर्टेड इनटू लंग्स। क्लियर। फ्रॉग के बारे में कुछ बातें थी वो बता दिया गया। और ये अब देखते हैं थोड़ा सा, जो आपने कहा कि यह क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है, ये तो ऑर्गेनिक में आ गया ना। तो पता है फिर आने वाले जो भी मटेरियल है, जैसे कि ऑर्गेनिक वाले में डाइजेस्टिव, न्यूट्रिटिव, मतलब हम लोग खाने में क्या खाते हैं, मोस्टली जो खाते हैं, कुछ भी खाओ, चाहे नॉनवेज हो या वेज, जो भी खाने, क्या कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, यही खाते हैं ना। तो ये बताओ, डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब जब होता है तो वह क्या किस रूप में आता है, ये जो प्रोटीन टूटती है लास्ट में किस में टूटती है, इंड प्रोडक्ट क्या होता है, अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट का इंड प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो यह स्वाभाविक सी बात है कि हाँ, ऑर्गेनिक मटेरियल में भी रहेंगे, डाइजेस्टिव, न्यूट्रिटिव रहेंगे। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, जैसे हमारे शरीर में वेस्ट मतलब बेकार कचरा जो है उसको निकालने के लिए किडनी बैठी, तो एक्सक्रीटरी मटेरियल को ब्लड पकड़ के पूरे सेल्स से कहाँ पे लेके जाएगा, किडनी के पास, भाई छानो इसको निकालो, ये बेकार पदार्थ है, तो अमोनिया का दो। या मानव वाली बात को, तो यूरिया का एक्सक्रीशन करता है। तो जितने भी बेकार पदार्थ होते हैं वो होते हैं। और देखो हिपैरिन, मतलब ब्लड के अंदर, आप लोग देखो ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ कि आप लोग कहते हैं चोट अंधी है या ब्लंट इंजरी, इसमें क्या होता है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि ब्लड की क्लॉटिंग बॉडी के अंदर हो, तो पता इसलिए नहीं हो पाती ना कि यह जो ब्लड के पास ये पावर है। हालांकि जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, मास्ट कोशिका होती है जो हिपैरिन सीरोटोनिन करके एंजाइम का श्रावण करती है, तो उसमें से यह एक है हिपैरिन। तो पता क्या करता है, जहाँ पे अगर क्लॉटिंग हो गई शरीर की इंटरनल पार्ट, तो यह क्लॉटिंग को तोड़ने का काम करता है। क्लियर हो गया। जहां तक आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को पूरा का पूरा ये बातें जो देखो, प्लाज्मा हम आज पढ़े और नेक्स्ट डे क्या पढ़ लेंगे, ब्लड का, तो कल से पढ़ देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाएगा, फिर हम डायरेक्ट आ जाएंगे ह्यूमन हार्ट पे। फिलहाल ये जानना जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है कि क्या है। और हाँ, इसको जो आप पढ़ रहे तो पढ़ रहे, लेकिन जो हमने बातें बताई हैं फ्रॉग के बारे में ना, क्लियर इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। मैं जाते समय थोड़ा सा इसको आप लोग छोड़ दे रहे हैं, जब स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। बट क्या है कि जो फ्रॉग के बारे में, गिल्स के बारे में बताए हैं, और उनका जो ब्लड होता है, जानते हैं आप लोग कि उसमें किसकी मात्रा, न्यूक्लियस की मात्रा जाती है। अब अगर ये भी पूछा जाए क्यों न्यूक्लियस नहीं पाया जाता,
बिकॉज इसलिए नहीं पाया जाता कि ऑक्सीजन की कैरी करने की जो पावर होती है, या ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, अगर न्यूक्लियस रहेगा तो भाई जगह कम रहेगी, लेकिन इनके पास हमारे पास न्यूक्लियस नहीं रहता है हमारे ब्लड में, तो सीधी सी बात है भाई कि वह क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैच करने की क्षमता रखेगा। हाँ, फ्रॉग है, फ्रॉग तो ऑक्सीजन देखोगे वाटर में, या जब ये हाइबरनेशन के लिए चले जाते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, तो स्किन के द्वारा रिस्पायरेशन करते हैं, तो उनको ऑक्सीजन को वहाँ से डायरेक्ट मिल लेता है। पानी के थ्रू डायरेक्ट स्किन ले रही है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। हालाँकि जो ये मैं बातें बता रहा हूँ, तो ये बातें आप नोट कर लीजिएगा कहीं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो मैं बता रहा हूँ उस बात को ज़रूर से कहीं न कहीं नोट कर लीजिएगा, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।